राष्ट्र को लेकर के थैंक यू। राष्ट्र को लेकर के पाश्चात्य, वेस्टर्न और ईस्टर्न जो ट्रेडिशन है, जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, या जो पाश्चात्य और प्राच्य परंपरा है चिंतन की, उसमें विभिन्न पहलुओं से राष्ट्र पर विचार किया गया है। राष्ट्र के लिए राष्ट्र की व्याख्या की गई है। तमाम विचारकों का मानना है कि राष्ट्र एक प्री मॉडर्न कैटेगरी है। लोग कहते हैं मिडिवल टाइम्स में, तमाम विचारक ऐसे हैं जो कहते हैं मिडिवल टाइम्स में भी राष्ट्र था। ये अलग बात है कि आज आधुनिक राष्ट्र जैसा उसका अस्तित्व नहीं था। वो राजतंत्रों के दौरान भी राष्ट्र की एक कल्पना थी, राजतंत्रों के दौरान भी एक राष्ट्र था। वो राष्ट्र आज जैसा डेमोक्रेटिक नहीं था। वो राष्ट्र, उस राष्ट्र की एक कमी ये थी कि वो कुछ निश्चित वर्गों में, कुछ कुलीन वर्गों तक ही सीमित था, कुछ पूंजीपति वर्गों तक ही सीमित था। वो संभ्रांत वर्ग के ही लोगों की राजनीति में, शासन में, सत्ता में पैठ थी। तो वो जो राष्ट्र था, बेशक प्री मॉडर्न टाइम्स में कुछ विचारकों का कहना है कि राष्ट्र था, लेकिन वो निश्चित लोग तक ही सीमित था। इसलिए उसमें आज जैसी जो जो फीचर्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इसलिए उसको तमाम चिंतक सपोर्ट नहीं करते या उसको सिरे से खारिज कर देते हैं। नेशन को लेकर एक बड़ा तबका है चिंतकों का, विचारकों का, वो ये मानता है कि नेशन एक मॉडर्न कैटेगरी है। नेशन इमर्ज्ड इन द मॉडर्न टाइम्स। नेशन के आधुनिक समय में इमरजेंस के अनेक कारक रहे हैं। जो थिंकर्स ये कहते हैं कि नेशन एक मॉडर्न कैटेगरी है, एक आधुनिक समय का विचार है, वो ये मानते हैं कि इसके प्रादुर्भाव के अनेक कारण हैं। उन कारणों में वो कहते हैं औद्योगिकरण एक बड़ा कारण है। यूरोप में जो औद्योगिकरण हो रहा था वो एक बड़ा कारण है। जो उपनिवेशवाद आ रहा था, जो पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा था, और जो उदीयमान मध्य वर्ग था, उदीयमान मध्य वर्ग की जो उत्कट इच्छा थी राजनीति में, शासन में, सत्ता में सहभागिता की, उसमें नियंत्रण की, उसमें अपनी पक्षधरता की, ये सारी बातें, ये सारे कारक राष्ट्र के उदय के लिए एक बड़ा या महत्वपूर्ण हुए। तो राष्ट्र का के जो आधुनिक चिंतक हैं वो कहते हैं कि राष्ट्र एक मॉडर्न कैटेगरी है जो मॉडर्न टाइम्स में इमर्ज होती है। इन सारे हिस्टोरिकल चेंजेस के की वजह से, ये सारे जो पैराडाइम शिफ्ट्स हैं हिस्ट्री के, उनकी वजह से नेशन कम्स इनटू एक्सिस्टेंस। तमाम ऐसे चिंतक हैं जो राष्ट्र को लेकर के रिफॉर्मेटिव रहे हैं, सुधारवादी रहे हैं, संशोधनवादी चिंतक रहे हैं। उनमें से एक मशहूर चिंतक हैं बेनेडिक्ट एंडरसन। बेनेडिक्ट एंडरसन अपनी किताब द इमेजिन्ड कम्युनिटीज, रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, जो 1983 में पब्लिश हुई, उसमें कहते हैं कि नेशन, जो राष्ट्र है, वो एक कल्पित राजनीतिक समुदाय है जो अंतर्निहित रूप से सीमित भी है और संप्रभु भी है। He defines nationalism as or nation as imagined community which is both sovereign and limited. राष्ट्र सीमित इमेजिन्ड इसलिए है, कल्पित समुदाय या एक काल्पनिक समुदाय इसलिए है क्योंकि आप एक राष्ट्र में रहते हुए, राष्ट्र की सीमाएं इतनी व्यापक हैं, एक राष्ट्र में रहते हुए हो सकता है आप हिंदुस्तान के किसी कोने में हो और कोई व्यक्ति किसी और कोने में बैठा हो, आपकी उससे कोई जान पहचान ना हो, आप उससे बिल्कुल फेमिलियर ना हो, आपका उससे कोई कांटेक्ट ना हो, फिर भी अपरिचित होते हुए भी हिंदुस्तान की टेरिटरी के बाहर जब आप उससे मिलेंगे, जब आप उसके बारे में जानना चाहेंगे, तो वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियननेस है, वो जो इंडियननेस है, जो हिंदुस्तानी होने का जो विचार है, वो आपको बांधेगा। वो आप सभी को, आप अंधी के लोगों को जो आप एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं, वो भी आप एक वो विचार जो इंडियननेस का कॉन्सेप्ट है, वो एक दूसरे को बांधेगा। बांधेगा मीन जोड़ेगा। तो नेशन इस तरीके से कि इमेजिन्ड कम्युनिटी है, काल्पनिक समुदाय है, जिसमें हम एक दूसरे को न जानते हुए भी एक दूसरे से इस आधार पर एक स्नेह रखते हैं, एक स्नेह का, सौहार्द का भाव रखते हैं। आगे बेनेडिक्ट एंडरसन कहते हैं कि नेशन में गहन पारस्परिक सौहार्द का भाव होता है, सहभागिता का भाव होता है, जिसे वो डीप हॉरिजॉन्टल कॉमरेडशिप से डिफाइन करते हैं। इसके बाद मैं राष्ट्र को डिफाइन करने के बाद, राष्ट्र के विभिन्न पहलुओं पे विचारकों के बारे में बात करने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रबोध से आशय है कि जब किसी सांस्कृतिक समुदाय में, जब किसी समाज में, सांस्कृतिक समुदाय में ये चेतना आती है, ये अनुभूति आती है कि हमारी सांस्कृतिक अनुभूति,
राजनीति अथवा हुकूमत में आधिपत्य के बिना संभव नहीं है, तो ये समुदाय, तो ये सांस्कृतिक समाज राष्ट्रीयता की ओर अग्रसर होने लगता है। अर्थात किसी सांस्कृतिक समुदाय को, किसी कल्चरल कम्युनिटी को जब ये लगने लगता है कि कल्चरल रियलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास्टरिंग द पॉलिटिकल डोमेन, विदाउट द मास्टरी ऑफ द पॉलिटिकल डोमेन, तो उस राजनीतिक पक्ष को उस पे नियंत्रण के लिए, उसमें अपनी पक्षधरता बनाने के लिए, उसमें अपने एक दखल रखने के लिए वो डिमांड करता है एक नेशन की, एक स्टेट की, उसका एक प्रतिनिधित्व बन पाए राजनीति में, और उसकी बातें सुनी जा पाए, उसके सवाल सुने जाएं, इसके लिए वो एक नेशन की मांग करता है, एक स्टेट की मांग करता है। ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है कि वो जो नेशन स्टेट उस कल्चरल कम्युनिटी द्वारा डिमांड किया जा रहा है, उस कल्चरल कम्युनिटी ने जिस स्टेट की या जिस नेशन की डिमांड करी है, संभव है कि वो उतना सॉवरेन ना हो जितना एक कोई अलग नेशन है या फिर एक बड़ा नेशन है। स्टिल उनका ये जो एस्पिरेशन है कि हमारी कल्चरल रियलाइजेशन तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक हमारा पॉलिटिकल डोमेन में दखल नहीं होगा। यहीं से राष्ट्रवाद का या राष्ट्र चिंतन का या राष्ट्रबोध की समझ आती है एक सांस्कृतिक समुदाय में। बहरहाल मेरा जो फोकस होगा वो खास करके महाश्वेता देवी के 2 लघु गल्पों, दौलती तो होगा, क्रमशः दौलती एवं स्तनदायिनी पे होगा। मैं सिर्फ इन बिटवीन एक बात ये है कि राष्ट्रबोध, कोई भी कल्चरल कम्युनिटी जब डिमांड अलग स्टेट का उनकी डिमांड्स पूरे हो पाए, जिनमें उनके एस्पिरेशंस को फुलफिल किया जा पाए, इसको अर्नेस्ट गेलेनर, द सोशलिस्ट थिंकर अर्नेस्ट गेलेनर डिफाइंस दिस प्रोसेस एज इन्वेस्टिंग अ कल्चरल कम्युनिटी विद अ पॉलिटिकल रूफ। तो राष्ट्रवाद किसी सांस्कृतिक समुदाय को के सिर पर एक राजनीतिक आवरण या छत देना है। आप राष्ट्र बनाना या राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है वो एक ऐसे सांस्कृतिक समुदाय जिसमें एक नई चेतना जागृत हो रही है राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, उसको एक सांस्कृतिक जो सिर है या सांस्कृतिक जो हेड है उसके सिर पर एक राजनीतिक पॉलिटिकल रूफ बनाने की प्रक्रिया है राष्ट्र या राष्ट्रवाद। ये बात अर्नेस्ट गेलेनर नेशन नेशनलिज्म किताब में है। जो there is some noise. I seek my apology for interrupting, but still I'm getting disturbed. तो ये I'm just checking. Please continue. Yes. तो ये जो बात है कि एक सांस्कृतिक समुदाय अपने लिए डिमांड्स कर रहा है, अपने लिए क्वेश्चंस रेज कर रहा है, उसकी अपनी एस्पिरेशंस हैं पॉलिटिकल डोमेन में आने के लिए, रिप्रेजेंटेशन पाने के लिए, यहाँ से वो नेशनहुड की तरफ बढ़ता है। तो एक तरीके से सांस्कृतिक समुदाय को एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व या राजनीतिक पहचान मिलनी शुरू होती है। बहरहाल नाउ आई विल कम टू महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी प्रख्यात बांग्ला लेखिका, एक गंभीर विचारक, पत्रकार एवं समाजसेवी रही, जिन्होंने अपनी सशक्त लेखन शैली से भारत के पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ के वंचित आदिवासी एवं दलित समुदायों को राष्ट्रीय अस्मिता की मुख्य धारा से जोड़ने का अथक प्रयत्न किया। महाश्वेता देवी वो सोशल एक्टिविस्ट नहीं जो जल, जंगल और जमीन की लड़ाई आदिवासियों के लिए लड़ती रही। आजीवन उन्होंने ये लड़ाइयां लड़ी जो जल, जंगल और जमीन को लेकर के थी। महाश्वेता देवी की कुछ प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें है जंगल के दावेदार, रुदाली, 1084वें की मां, दौलती, स्तनदायिनी, बेदान बाला, अग्निगर्भा, चुट्टी मुंडा और उसका तीर और झांसी की रानी। तमाम कहानियां महाश्वेता देवी ने लिखी हैं जो अनेक जो एकेडमिक करिकुलम है उसमें प्रेस्क्राइब्ड है और प्रेस्क्राइब्ड रहा है। बहरहाल मेरा फोकस जो पहली कहानी है दौलती, उस पे है। दौलती जो कहानी है वो महाश्वेता देवी की किताब
इमेजिनरी मैप्स में है, और इसे गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने, पोस्ट कॉलोनियल थिंकर गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने ट्रांसलेट किया है, और इसका ट्रांसलेशन है दौलती द बाउंटीफुल। दौलती जो कहानी है वो स्वतंत्रोत्तर भारत के बिहार प्रदेश के पलामू जिले, जो कि अब झारखंड प्रदेश में है, कि बंधुआ मजदूरों की पृष्ठभूमि में रची हुई कथा है। तो दौलती कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो स्वतंत्रोत्तर भारत यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में बिहार प्रदेश के पलामू जिले की कहानी है। उसमें एक गांव है, सिमोरा गांव है, उसका एक निवासी है जिसका नाम है गनोरी नागेसिया। पलामू जिले में नागेसिया आदिवासी हैं, परहैया आदिवासी हैं, जो छोटे छोटे आदिवासी समुदाय हैं, और जो बड़े आदिवासी समुदाय हैं पलामू के उनमें हैं भुइयां, दुसाध, धोबी, गंजू, उरांव, मुंडा इत्यादि। उस गांव सिमोरा गांव जो है, उसका जो मुखिया है उसका नाम है मुनव्वर सिंह, जो एक चंदेल राजपूत है। गनोरी का काम उसकी खेती बाड़ी देखना है, लेकिन गनोरी को ये नहीं पता है कि क्या उसका काम नहीं है। यानी सब कुछ जो मुनव्वर राणा से जुड़ा है वो सारा काम गनोरी नागेसिया का है। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मेरा ये काम नहीं है। उसके घर के भीतर के भी काम, उसके घर के बाहर के भी काम वो गनोरी नागेसिया उसको करना है। उसका बॉन्डेड स्लेव है, उसका बंधुआ मजदूर है, बंधुआ गुलाम है। तो ये जो कहानी है वो बॉन्डेड स्लेवरी को लेकर के है, लेकिन इसमें आगे चल के एक ड्रामेटिक टर्न आता है। बॉन्डेड स्लेवरी से के बाद भी एक नई कुप्रथा जन्म लेती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो गनोरी जो है वो मुनव्वर का बॉन्डेड स्लेव यानी कि कमियां है, जो पलामू झारखंड बिहार, जो आज का झारखंड है वो पलामू पहले बिहार में था, बिहार से झारखंड अलग हुआ। उस समय जो ये बॉन्डेड स्लेव थे उनके लिए अलग अलग नेम्स थे, उनके अलग अलग टर्म्स थे। तो बिहार में जो उनको नाम दिया गया उनको कमियां लेबरर्स कहा गया। उन बंधुआ मजदूरों के लिए जो टर्म आया वो कमियां लेबरर्स कहा गया, किसी को सियोकिया कहा गया। मुनव्वर का बेटा सरकारी अफसर है, 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए वो सूद देता है, वो उस पे तमाम इंटरेस्ट लेता है, पैसे उधार देता है, तमाम उस पे इंटरेस्ट लेता है, और वो जमींदार है, उसका काम है सूद देना। और जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो उधार लेने के बाद उसके कमियां यानी बॉन्डेड स्लेव बन जाते हैं। गनोरी अपनी बिटिया की शादी के लिए उसके उसके घर में तमाम उत्सव हैं, उन सब उत्सवों को निपटाने के लिए गनोरी 300 रुपए मुनव्वर से उधार लेता है और अपने अंगूठे का निशान लगाता है, और उसके बाद वो बॉन्डेड स्लेव बन जाता है। ये एक ऐसी प्रथा है जिससे आप कभी बाहर नहीं जा सकते। इसका स्ट्रक्चर, इसका सिस्टम ऐसा बना बनाया है। वो पढ़े लिखे आदिवासी नहीं है, उनके उनके जल छीने हैं आपने, उनके जंगल छीने हैं, उनके जमीन पर आपने कब्जा किया है, और उसके बाद आपने उनके दिमाग में ये फीड किया है, आपने इंडोक्ट्रिनेट किया है कि आप इसी के लायक हैं, आप गुलाम ही हो सकते हैं। आपने कर्ज लिए और आपको गुलाम बनना है, और वो समझते हैं कि ये शायद धर्म की भी किताबों में लिखा हो, ये तमाम किताबों में लिखा हो, ये नियम हो शायद कि हमने कर्ज लिया है तो हमें गुलाम बनना है, और हमें अपने शरीर को बेच बेच करके जब तक उसमें जान है तब तक वो कर्जे चुकाने। पिता ने कर्जे लिए तो पत्नी कमियां बनती है, सियोकिया बनती है, बॉन्डेड लेबर बनती है। पिता और माता जब गुजर गए, उनकी पीढ़ी समाप्त हो गई, तो बेटा कमियां लेबर बनता है। यानी ये जो प्रथा है बॉन्डेड स्लेवरी की, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, कभी खत्म ही नहीं होता है। आदिवासियों को पता ही नहीं है, उन लोगों को खबर ही नहीं है कि ये कब खत्म होगा। जैसे उनके माथे पे लिखा है कि आपको बॉन्डेड स्लेव ही बनना है। जो सवर्ण है, महाश्वेता देवी ने लिखा है कि जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनके माथे पर जैसे नियति ने लिखा है प्रॉपर्टी, एजुकेशन, लैंड, ये सारी चीजें लिखी, और जो जो बॉन्डेड लेबरर्स हैं वो अपने बारे में विचार कर रहे हैं कि शायद हमारे माथे पर नियति ने लिखा है बंधुआ मजदूर। वो कभी बंधुआ मजदूरी की इस व्यवस्था से, इस कुप्रथा से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। उस गांव में बोनो नागेसिया नाम का भी एक आदिवासी है, एक कमियां लेबर, बॉन्डेड लेबरर है। वो भाग जाता है वो गांव छोड़ करके, और वो धनबाद में जाकर के, कलकत्ता में जाने की उसकी आकांक्षा है, और वो जाता है, कोल माइंस में काम करता है, पैसे लेकर के आता है,
और जब घर बनवाने लगता है तो घर बनवाने के बाद जब चूने से उसकी पुताई रंगाई हो रही है तो वो क्या करते हैं, जो जमींदार हैं वो अपने एरोगेंस में उसका घर तोड़ देते हैं, उसको बहुत मारते पीटते हैं और उसको लज्जित करते हुए कहते हैं कि तुम जाओ और कमा करके आना, तुम अब हमारे बॉन्डेड स्लेव हो। इन सारी घटनाओं के बीच 1961 की मतगणना का एक जिक्र आता है कहानी में। उसके बाद 1962 के चुनाव का जिक्र आता है, जनरल इलेक्शंस का जिक्र आता है। 1962 में चीन ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया है, उसका भी जिक्र है। तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं जो ट्रक में लद के जा रहे हैं और वो चीन को गाली दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो मुनव्वर है वो भी गाली दे रहा है और फिर वो सरकार का एक ठेकेदार भी है और उसका काम है पुल बनाना, और अगले दिन वो पुल क्या होता है, ढह जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है। सरकार में उसकी इतनी पैठ है कि उसके सिवा और किसी के पास हिम्मत नहीं है कि वो ठेकेदारी का टेंडर जो है वो किसी और तक पास हो जाएगा। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक साधु आते हैं और वो सबसे कहते हैं तुम आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हो। विद अपॉलॉजीज जो साधु हैं उनका नाम है परमानंद मिश्र। दौलती की कंडीशन देखने के बाद, गनोरी नागेसिया की कंडीशन देखने के बाद वो कहते हैं कि मैं दौलती से विवाह करूंगा, और दौलती की उम्र उस समय 14 वर्ष की है। 30 वर्ष पहले लिया गया 300 रुपए का उधार परमानंद मिश्र क्या करते हैं, चुका देते हैं और उसके बाद दौलती को ले जाते हैं। दौलती परमानंद के पीछे पीछे चल पड़ती है और बहुत पीछे रह जाता है उसका गांव, उसका घर, उसका परिवार। जब वो शहर पहुंचते हैं तो परमानंद जो हैं वो दौलती को एक घर में ले जाते हैं जो एक वैश्यालय है। वहां पर उसे राम प्यारी नाम की एक महिला मिलती है जो उसका ख्याल रखती है, और उसके पास लतिया जी नाम का एक जमींदार आता है जो एक बड़ा जमींदार है, जो एक और बड़ा ठेकेदार है। उसकी डिमांड ये है कि उसे हरिजन, अविवाहित और वर्जिन लड़कियां चाहिए, और ये काम गांव गांव घूम करके परमानंद करते हैं। महाश्वेता देवी पेशे से पत्रकार भी थी, और महाश्वेता देवी ने आप जब उनकी राइटिंग्स पढ़ें तो वो आपको मिलेगा कि वो पत्रकारिता के कितने गुण झलकते हैं। वो कहती हैं कि बंधुआ मजदूरी सिर्फ बिहार झारखंड तक ही सीमित नहीं है। आंध्र प्रदेश में जो बंधुआ मजदूर हैं उनके लिए जो टर्म है, जैसे पलामू में तो सियोकिया है, फिर उसके बाद कमिया लेबरर्स हैं। आंध्र प्रदेश में अलग नाम से ये जाने जाते हैं, मातंगी, जग्गाली, माला जंगम, महार और अन्य जातियों के लिए गोठी बन जाते हैं। तो बंधुआ मजदूर बहादुर हैं, बस उनके टर्म्स अलग हैं, उनके नाम अलग हैं। कहीं वो कमियां कहे जाते हैं, कहीं सियोकिया, कहीं गोठी कहे जाते हैं, कहीं मातंगी बन जाते हैं। बिहार में चमार है, नागेसिया है, परहैया है, दुसाद है, कमियां हैं, सियोकिया बनते हैं। गुजरात में चलवारी है, नलिया है, थोरी है, और बाकी जो लोग हैं वो हलपति बनते हैं। कर्नाटक में जन्म से जिन लोगों को सोशल स्ट्रक्चर में, जो सोशल कंस्ट्रक्शन है उसमें जन्म से जिन लोगों को निम्न कंसिडर किया जाता है उनको जीथो कहा जाता है। ओडिशा में गोठी बनते हैं, राजस्थान में सगरी बनते हैं, उत्तर प्रदेश में मात, पंडित, मुंडित और संजायत बनते हैं, वो तमिलनाडु में भूमिदास बनते हैं, लक्षद्वीप में नदापू बनते हैं। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं, लेकिन समस्या सबकी एक है कि दे आर बॉन्डेड स्लेव्स, बॉन्डेड लेबरर्स। नाम बदल रहे हैं, उनके काम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दे आर बॉन्डेड स्लेव्स, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी बॉन्डेड स्लेवरी ही करते जाते हैं। और वो जो व्यवस्था है वो गुलामी की व्यवस्था है, और इसके जो शिकार होते हैं, इसकी जो बलि चढ़ते हैं वो है वंचित, हरिजन एवं आदिवासी। वो इसकी बलि बनते हैं, वो इसकी शूली पर चढ़ाए जाते हैं, वेदी पर चढ़ाए जाते हैं। दौलती उस वैश्यालय में लाई जाती है और वो वहां शाम को लतिया आता है और उसके साथ वो जोर जबरदस्ती करता है। वो फिर उसके वो एक अलग ट्रॉमा में है। क्या हो गया, वो बार बार पूछती है। आने के बाद वो पूछती है, परमहंस जी, परमानंद जी मुझसे विवाह कब करेंगे। उसको तलाश है कि नई साड़ी आई है, नई चूड़ी आए हैं, नए कंगन आए हैं। उसको
ये है कि अब उसकी शादी होने वाली है परमानंद जी से, लेकिन उसके साथ हादसा ये होता है कि लतिया गेट्स ब्रूटल विद हर। वो उसको लहूलुहान कर देता है। उसके बाद उसके हर दिन का पैटर्न ये है कि 30 से 40 पुरुष आते हैं हर दिन, और अगले 4-5 वर्षों तक आते हैं। 300 रुपए की ली गई मजदूरी, अरे वो उधारी के लिए 4 वर्षों तक, 14 साल की ये जो वो जो लड़की है, अगले 4 वर्षों तक वो प्रतिदिन उसका ये काम है, रोज उसको लहूलुहान किया जा रहा है जमींदारों द्वारा। उस वैश्यालय में तमाम लोग हैं, तमाम ऐसी औरतें हैं, तमाम ऐसे बंधुआ मजदूर हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और उनके बच्चों को ये नहीं है कि कोई जमींदारी का ब्लड उनमें कंसिडर किया जाता है, उनको ऐसे ही डेस्टिट्यूट छोड़ दिया जाता है। वो सड़कों पे भटकते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, कभी ट्रक कुचल करके चला जाता है, लेकिन कोई उसकी परवाह नहीं करता है। ये उसकी कंडीशन है, ये बंधुआ मजदूरी की बाद की कंडीशन है। In Dr. Hari, I'm just sorry to disturb in between, but the as this taking this space out, I am there, like I'm to announce that if the meeting ends, then I हेलो। request all the participants. Am I audible, Dr. Hari ji? हाँ हाँ, ये आप हुआ। क्या? Okay, okay. Yes, I'm just here announcing important announcement to be made. Like अगर meeting बीच में end हो जाती है, in case the meeting ends in between, so I request the participants to rejoin the same link. So no, with that, so that we could continue this talk, and taking out the time. It's a meeting that would end at 7:10, by 7:10. So we would be rejoining and we'll be listening to you, Dr. Hari. No issues. Look, no, so I'm taking this space out. No problem, no problem. We could continue later. So, taking this space out, tomorrow we are, doing the valedictory at 7 p.m. So, I request all the participants, team participants, and the speaker to again join us tomorrow, no, at 7 p.m. So, towards there is a very important session. We have some very special guests tomorrow coming. So, I request you to join tomorrow. Now, without any further delay, Dr. Hari, please continue, and thank you. I mean, I'm really thankful. Thank you to you. Thankful to you. Yes, yes. No, we could continue with other. All the participant would be requested to rejoin the same link. So we could continue थैंक this. Okay, now please तो continue. 4-5 वर्षों तक दौलती ये काम करती है, वो कमाती है, अपनी देह बेचती है और कमाती है, और परिणाम ये है कि वो कमजोर हो जाती है। वो उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है। तो जो औरतें कमजोर हो जाती हैं, उनको 8 आने पे, 4 आने पे, 80 पैसे पे कहा जाता है कि तुम अपनी देह बेचो और हमें जमींदारों के घर करो। ये कंडीशन हो जाती है। कुछ जो अपनी देह तक नहीं बेच सकती हैं, उनको भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। किसी को गांव में प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाता है। उसमें झालो एक कैरेक्टर है जिसको गांव में प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाता है। उसमें सुमनी एक औरत है जिसको भीख मांगने के लिए कह दिया जाता है। है कि उसको अब लतिया जो है इस्तेमाल कर चुका है कि अब लोगों से कहता है कि मुझे दौलती में मजे नहीं आ रहा। दौलती को वो पसंद नहीं करता है। वो इस दशा में चली गई है। वो अभी 20 साल की भी होगी, और वो बूढ़ी लगती है। अपनी उम्र से 2 गुनी 3 गुनी लगती है। उसके बाद कंडीशन एक समय ऐसा आता है कि परमानंद क्या करते हैं, दौलती को बेच देते हैं एक सिंह साहब को। कहानी में एक जिक्र है, जमींदार हैं, उनको बेच दिया जाता है, और इस बीच परमानंद हैजा से मर जाते हैं। परमानंद का बेटा बैजनाथ जो है, वो उसकी जब प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है परमानंद के, तो वो बैजनाथ के हिस्से में, वो जो वैश्यालय है वो बैजनाथ के हिस्से में आता है, और परमानंद से 1000 गुना क्रूएल है बैजनाथ। सबसे पहले वो सारी प्रथाएं बदलता है। वो कहता है कि मुझे पैसे हर हाल में चाहिए, आप कमा पाए न पाए, किसी भी तरह आप कमाए, लेकिन कमाए 2 पैसे 4 पैसे में वो बेचता है। भीख मांगने को कहता है, जिनके शरीर में जान नहीं वो भीख मांगेंगी या फिर वो वैश्यालय छोड़ करके चली जाएंगी। अगर आपको खाना मिलता है, रोटी मिलती है, तो आपको अपनी देह बेचनी है या पैसे कमाने हैं, उस रोटी का हिसाब चुकाना है। बहरहाल
ये सारी चीजें होती हैं। और 1962 में 300 रुपए में बधुआ रखी गई मजदूरी 1970 तक उसने लगभग 40,000 रुपए कमाए थे दौलती से। 1962 में बधुआ मजदूरी 300 रुपए में रखी गई और वो बधुआ मजदूर 8 वर्षों के अंदर अपने को बेच करके दौलती ने लगभग 40,000 रुपए कमाए हैं। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि बधुआ मजदूरी खत्म क्यों नहीं हो रही है, आखिर ये प्रथा खत्म क्यों नहीं होती है। परिणाम ये होता है कि दौलती का शरीर बीमार हो जाता है, उसके शरीर के जगह जगह फोड़े हो जाते हैं, उन फोड़ों से मवाद निकल रहा है, उसके शरीर से बदबू आ रही है, उसके शरीर से अजीब किस्म की बू आ रही है, वो चल नहीं सकती है, वो बैठ नहीं सकती है, वो बहुत पीड़ा में है। और इस बीच बैजनाथ कहते हैं तुम ये वैशाली छोड़ करके चली जाओ, हॉस्पिटल चली जाओ, उसके पास पैसे नहीं। किसी तरह उसको, क्योंकि बाकी औरतों ने समझाया है, तू 1 रुपए 2 रुपए 8 आने उसने जुटाए हैं और जमीन के नीचे एक जगह उसने छुपा के रखा हुआ है, वो लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल जब पहुंचती तो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में जो आया है आई हैं वो क्या करते हैं, उसके आंचल से पैसे चुरा लेते हैं। डॉक्टर पूछते हैं कि डॉक्टर उसको वहां से रेफर कर देता है कि तुम बड़े हॉस्पिटल में जाओ, कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहता है जाने के भी पैसे नहीं।